तो राजस्थान की सरकार ने जिस तरह से घोटाले किए, मिड डे मील में घोटाला हुआ, अन्नपूर्णा किट में जितना बड़ा घोटाला हुआ आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ऐसी राजस्थान में हजारों घटनाएं, राजस्थान में रोजाना 19 से ज्यादा रेप की घटनाएं रजिस्टर हो रही, और मुख्यमंत्री पूछने पर दिल्ली में ये कहते हैं कि राजस्थान में रेप की घटनाएं ज्यादा इसलिए होती हैं कि यहाँ झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं। 5वीं बार उनके जो है मंत्री सदन में खड़े होकर के कहते हैं कि क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है इसलिए रेप ज्यादा होते हैं। सामान्य आदमी के लिए है, और दूसरा कानून नेताजी के चेले और चपाटों के लिए। तो सरकार की नाक के नीचे इस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। केवल एक जगह नहीं है, राजस्थान सरकार इसमें राजनीति कर रही है। धन्यवाद भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी जिला सिरोही द्वारा आयोजित इस प्रेस वार्ता में मंच पर उपस्थित संसद के साथी सिरोही जालोर लोकसभा के यशस्वी सांसद आदरणीय देवजी पटेल, संसद के साथी पूर्व मंत्री आदरणीय पीपी चौधरी साहब, राज्यसभा के सांसद और इस यात्रा के संयोजक आदरणीय राजेंद्र गहलोत जी, हम सब के बीच में इस यात्रा को सह संयोजक के रूप में मार्गदर्शन कर रहे जालोर के विधायक और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सचेतक आदरणीय जोगेश्वर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदरणीय जगबीर छाबा जी, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी आदरणीय ओटाराम देवासी जी, और भारतीय जनता पार्टी सिरोही जिले के आह्वान पर आज इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका हृदयपूर्वक अभिनंदन करते हुए आभार ज्ञापित करता हूं। मित्रों, पिछले 57 महीने से राजस्थान में जिस तरह की सरकार चल रही, इस नाकारा सरकार, निकम्मी सरकार और सदी की सबसे भ्रष्ट सरकार को परिवर्तन करने के लिए, राजस्थान में सुशासन का राज स्थापित करने के लिए, राजस्थान को एक बार फिर प्रगति के पथ पर आरूढ़ करने के लिए डबल इंजन की सरकार बनाने के उद्देश्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी के नेतृत्व में राजस्थान की 200 विधानसभाओं में परिवर्तन यात्रा कर रही। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रदेश के 4 कोनों में स्थित 4 तीर्थ स्थान, पहली यात्रा सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश जी के धाम से प्रारंभ हुई, जिसे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का मार्गदर्शन मिला। दूसरी यात्रा सुदूर वनवासी अंचल में डूंगरपुर से प्रारंभ हुई, जिसे पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का सानिध्य मिला। तीसरी यात्रा, जिस यात्रा को लेकर के आज हम सिरोही में आप सब लोगों के बीच में पहुंचे, ये यात्रा सामाजिक समरसता के प्रणेता बाबा रामदेव जी के स्थान रामदेवरा से प्रारंभ होकर के आज 8वें दिन आप सब लोगों के बीच में यहाँ सिरोही में पहुंची है। और इसी अनुक्रम में चौथी यात्रा पंजाब की सीमा पर हनुमानगढ़ जाहरवीर गोगा जी के स्थान गोगामेड़ी से प्रारंभ होकर के निरंतर प्रवास कर रही है। ये सभी यात्राएं कमोबेश लगभग 50 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के परिवर्तन के संकल्प को और अधिक सुदृढ़ करना, इस लक्ष्य के साथ में काम कर रही है। मित्रों, पिछले साल भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश यात्राओं का आयोजन किया था और हमने माइक्रो लेवल पर, नीचे धरातल के लेवल पर जाकर के हर विधानसभा में एक एक गांव, एक एक ढाणी तक जाकर के लगभग 1 लाख किलोमीटर की यात्रा कर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों से उनके सुझाव और उनके कष्ट जो वर्तमान की सरकार की बदनीयती के चलते हुए उनका संकलित किया था। उस जनाक्रोश को सरकार को जगाने के लिए, उपयोग करने के लिए हमने जिलों के स्तर पर
विधानसभाओं के स्तर पर और बाद में संभाग से होते हुए प्रदेश की राजधानी के स्तर पर बड़े प्रभावी आंदोलन किए। आज जब यात्रा 8वें दिन आप सबके बीच में पहुंची है, मुझे क्योंकि इन चारों यात्राओं में रहने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है, लेकिन इस यात्रा के साथ में पिछले 8 दिन में लगभग 4 दिन में यात्रा के साथ में रहा हूं और मैं जिम्मेदारी के साथ में एक बात कह सकता हूं कि इस यात्रा को और इन चारों यात्राओं को जिस तरह का उत्साह और जिस तरह का समर्थन, जिस तरह का जन समर्थन मिल रहा है, वो निश्चित ही एक बड़े परिवर्तन के आगाज का द्योतक है। मित्रों, ये यात्रा जब रामदेवरा से प्रारंभ हुई, हजारों लोगों की उपस्थिति में वहां इस यात्रा के संकल्प को सिद्ध करने का लक्ष्य लेकर के हम चले थे। रामदेवरा से प्रारंभ करके जैसलमेर में सभा करने के बाद में अगले दिन प्रारंभ करके बाद में शिव के बाद में बाड़मेर के बाद चौटन के बाद में जो है गुड़ामालानी में, उसके बाद सिंदरी में, बायतू में, बालोतरा, शिवाना, बिशनगढ़, आहोर, जालोर, सुंदा माता, भीनमाल, सांचौर, रानीवाड़ा, रेवदर और आबू रोड में कल पिंडवाड़ा में सभा करने के बाद में आज हम सिरोही में आप लोगों के बीच में आए। इस पूरे 7 दिन के कालखंड में जब 18 दिन की ये यात्रा अपने 7 दिन पूरे कर चुकी है, लगभग हमने 1050 किलोमीटर इस रथ में ट्रेवल किया है और उसके साथ साथ में 45 बड़ी सभाएं हुई, जिनमें से कुछ सभाएं एक सभा 20 से लेकर के 30-30 हजार लोगों की उपस्थिति में हुई। 5, 6, 7, 8 हजार लोगों की सभाएं सामान्य रूप से लोग एकत्रित होकर के स्वतः प्रेरणा से, स्वविवेक से जो है लोग इकट्ठे होकर के यात्रा को समर्थन और भारतीय जनता पार्टी को परिवर्तन के इस यज्ञ में अपनी समिधा अर्पित करने का विश्वास दिलाने के लिए लोग एकत्रित हो रहे हैं। आज तक इस यात्रा में जो 45 सभाएं हुई है, उनमें लगभग 1.5 लाख से ज्यादा अनुमानित लोगों की उपस्थिति रही है। मुझे, जैसा मैंने आप सबसे निवेदन किया कि चारों यात्राओं में रहने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला और राजस्थान की जनता वर्तमान की इस सरकार से, वर्तमान की इस भ्रष्टाचारी सरकार से जितना परेशान, एक तरफ राजस्थान का किसान बदहाल है, वादा खिलाफी के चलते हुए किसानों की जमीन नीलाम हुई, 2000 से ज्यादा किसान आत्महत्या करने को मजबूर हुए। वहीं दूसरी तरफ सरकार द्वारा घोषित और घोषणा पत्र में वादा की हुई 6 घंटे प्रतिदिन की बिजली न देने के चलते हुए आज राजस्थान का किसान खून के आंसू रोने के लिए मजबूर है। एक तरफ अगस्त में सूखा पड़ जाने के कारण से बरसात पर आधारित खेती सारी लगभग प्राय समाप्त हो गई है और दूसरी तरफ, जैसा मैंने निवेदन किया कि मैंने जोधपुर से लेकर के आज सिरोही तक पूरा पश्चिमी राजस्थान कवर करके हम यहाँ पहुंचे और इस बीच में मुझे मेवाड़ और वागड़ के क्षेत्र में जाने का अवसर मिला। मुझे पूर्वी राजस्थान के लगभग 13 जिलों में पिछले 15 दिन में जाने का अवसर मिला। कल बीकानेर और गंगानगर के क्षेत्र में भी मुझे जाने का अवसर मिला था। मैं जिम्मेदारी से एक बात आप सबके सामने कह सकता हूं कि सरकार के बिजली का प्रबंधन न करने के चलते हुए, किसान को बिजली न मिल पाने के कारण से किसान की इस फसल चक्र की सारी फसल, खरीफ की फसल जो है वो लगभग समाप्त और बर्बाद हो गई। पूरे पश्चिमी राजस्थान में मूंगफली की फसल समाप्त हो गई है, कपास की फसल समाप्त हो गई है और किसान आज खून के आंसू रोने के लिए मजबूर है। लेकिन कोड में खाज की स्थिति यह है कि सरकार को जहां इस समय में प्रोएक्टिवली गिरदावरी करके क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट कराने चाहिए थे ताकि किसानों को फसल बीमा का लाभ मिल सके, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोगों के फसल बीमा कंपनियों के हित जो को साधना प्राथमिकता होने के चलते हुए फसल बीमा के लिए आवश्यक क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट अब नहीं हो रहे। राजस्थान का सारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अमला पटवारी से लेकर गिरदावर तक राजस्थान भर में हड़ताल पर है और हड़ताल पर होने के कारण से आगे इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। किसान ने फसलें उखाड़ दी हैं और निरंतर उखाड़ रहे। ऐसी परिस्थिति में जब क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाएगा, किसान का भविष्य और अधिक अंधकारमय होगा। इस वर्तमान अराजक सरकार के चलते हुए
राजस्थान में जिस तरह से निरंतर पेपर लीक हुए और उन पेपर लीक्स के कारण से राजस्थान के लाखों युवाओं का भविष्य अंधकारमय हुआ और सरकार ने जांच कराने के बजाय हमेशा ही इस घोटालेबाजों को प्रश्रय देते हुए उनके कृत्यों को ढकने का काम किया। इसी क्रम में अगर मैं देखूं तो राजस्थान की वर्तमान सरकार, जैसा मैंने कहा, कि सदी की सबसे भ्रष्टाचारी सरकार, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि केवल हम भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते या राजस्थान की जनता कहती तो शायद आपको लगता कि हम राजनीतिक द्वेष के चलते हुए इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं स्मरण कराना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के विधायक, कांग्रेस पार्टी के मंत्री पद का दर्जा प्राप्त सिरोही के माननीय विधायक, जो मुख्यमंत्री के तथाकथित सलाहकार भी हैं, और उसके अतिरिक्त कांग्रेस पार्टी के मंत्री जो कैबिनेट में साथ बैठते थे, कुछ दिन पहले महिलाओं के पक्ष में बयान देने के कारण से उनको हटा दिया गया, और उसके अतिरिक्त अनेक सब लोगों ने भ्रष्टाचार को लेकर के सदन से लेकर के, सड़क से लेकर के और बड़े बड़े मंचों से भाषण दिए। एक विधायक ये कहते हैं कि ये सरकार जो है सदी की सबसे भ्रष्ट सरकार है और इस सरकार ने भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान बना दिए। उन्होंने अपने ही मंत्रियों पर लांछन लगाए। आपके माननीय विधायक जी ने, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री जी के जो सब अघोषित सबसे बड़े सलाहकार है आदरणीय शांति धारीवाल साहब, उनके ऊपर सदन में किस तरह की टिप्पणी की थी, मैं आज आप सबको एक बार वापस याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि मंत्री जी आप खुद भ्रष्ट हो और आप भ्रष्टाचार में मिले हुए हो। जिस सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री के सलाहकार सरकार पर इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, मंच पे खड़े होकर के एक मंत्री ने यहां तक कहा कि सरकार जो है वो इसने भ्रष्टाचार के नए जो है ऊंचाइयां बनाई है और अब की बार इस भ्रष्टाचार के चलते हुए हम एक सिटी बस में बैठ के जाने लायक जितने भी नहीं बचने वाले। ठीक इसी तरह से राजस्थान के विधायकों में, कांग्रेस पार्टी के विधायकों में होड़ मची हुई। एक विधायक मुख्यमंत्री को लिख करके, चिट्ठी लिख करके, ऐलान करके और परमिशन मांग करके सरकार और खुद ही की सरकार के खिलाफ बिजली न देने के कारण धरने पर बैठा है। सरकार का एक युवा मंत्री जिनके पास खेल और युवा मामलों की जिम्मेदारी है, वो सरकार के खिलाफ एसडीएम ऑफिस के बारे में धरने पर बैठा है। एक विधायक जो चिट्ठियां लिख लिख करके परेशान हो गए, अपना दर्द दिखाने के लिए काले झंडे लेकर के मुख्यमंत्री जी को दिखाने के लिए खड़े। ये जिस तरह के हालात राजस्थान में बने, आम जनता की हालत को आप कल्पना कीजिए कि वो कितनी बुरी होगी जब विधायक ही खुद इस तरह की शिकायतें करने के लिए, धरना लगाने के लिए मजबूर है। इससे आगे अगर मैं बात करूं तो राजस्थान की सरकार ने जिस तरह से घोटाले किए, मिड डे मील में घोटाला हुआ, अन्नपूर्णा किट में जितना बड़ा घोटाला हुआ आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मैं आपसे एक सामान्य छोटा सा प्रश्न पूछता हूं, क्या आपके घर में या सिरोही शहर में, सिरोही जिले में सबके घर में बिना मिलावट के सामान मिले, बाजार में मिलावटी सामान न बिके, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? निश्चित रूप से आप कहेंगे कि सरकार की जिम्मेदारी। अगर कोई छोटा व्यापारी कहीं कोई मिलावटी सामान बेचता हुआ पकड़ा जाए तो उसको जेल में भेजने और सजा देने की जिम्मेदारी भी सरकार की। अब सरकार ने जो अन्नपूर्णा के किट बांटे, 24,000 किट जैसलमेर में बांट दिए गए, 20,000 किट बाड़मेर में बांट दिए गए। जो जैसलमेर के किट में से एक किट किसी जागरूक व्यक्ति ने ले जा करके, क्योंकि सोशल मीडिया पर बुरी तरह से वीडियो घूम रहा था कि मिर्ची मिलावटी है, तब उस जागरूक व्यक्ति ने जाकर के सरकार की लेबोरेटरी में टेस्ट कराया। अब जब सरकार की लेबोरेटरी में टेस्ट होता है तब अन्नपूर्णा किट को खोल करके, सील्ड किट को खोल करके उसके इंग्रेडिएंट्स का टेस्ट हुआ। धनिया का टेस्ट हुआ, वो मिलावटी पाया गया। हल्दी का टेस्ट हुआ, वो मिलावटी पाई गई। मिर्ची का टेस्ट हुआ, वो मिलावटी पाई गई। और नमक जैसी चीज में भी मिलावट करने का पाप इस सरकार ने किया। एक तरफ 270 रुपए का किट 371 रुपए में खरीदा गया, उसमें 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ और उसके बाद में सब स्टैंडर्ड चीजें सरकार ने भेजी। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि जो सब स्टैंडर्ड मिलावटी चीज सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा करके लोगों का स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए भेजी, उसकी जिम्मेदारी किसकी? किसके खिलाफ क्रिमिनल सेक्शन में केसेस दर्ज होने चाहिए? माननीय वकील मेरे साथ में बैठे पीपी चौधरी साहब, मैं इनसे कहूंगा कि बताएं कि किसके खिलाफ इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं और उन्होंने राजस्थान के लाखों सामान्य वर्ग के लोग, गरीबों के
स्वास्थ्य और जीवन के साथ खिलवाड़ करने का पाप किया। इसी क्रम में अगर मैं बात करूं कि महिलाओं के प्रति अत्याचार की स्थिति क्या है, कल जब प्रियंका गांधी जी राजस्थान में थी, वो कांग्रेस पार्टी की राजकुमारी हैं, वो आई हुई थी, ठीक उसी से एक दिन पहले शाम को एक घटना होती है। भीलवाड़ा के गंगापुर में एक महिला भोजन करने के लिए घर करने के बाद में टहलने के लिए, चहलकदमी करने के लिए अपने घर से बाहर निकलती, और बाहर निकलने के बाद दरिंदे उसे उठा करके गाड़ी में अपहरण करके ले जाते और ले जा करके उसके साथ में गैंगरेप होता है। गैंगरेप के बाद में उसको निर्वस्त्र करके, संपूर्ण रूप से निर्वस्त्र करके, और उसको छोड़ दिया जाता है, और वो उसी हालत में शर्म के मारे हुए वहाँ जो है सड़क पर आने के लिए मजबूर होती, और बाद में पुलिस उसको जो है अपने एक पर्दा कहीं से फाड़ करके उसकी लज्जा बचाने लायक इंतजाम करती। लेकिन दुर्भाग्य है कि एक महिला जिसने गैंगरेप की पीड़ा झेली हो, एक महिला जिसको निर्वस्त्र करके घूमने के लिए मजबूर किया हो, क्योंकि कांग्रेस की प्रिंसेस वहां पे राजस्थान में थी, और अपने इस विफलता को छुपाने के लिए सरकार ने उस महिला को दूसरा दाग जो है वो झूठा होने का दिया। आनंद फानन में जयपुर पुलिस ने मुख्यमंत्री के दबाव में एक स्टेटमेंट जारी किया कि ये घटना पूर्ण रूप से झूठ थी, और ये घटना झूठी है, ऐसी घटना नहीं घटी। मुख्यमंत्री के जो दाएं बाएं बैठने वाले लोग हैं, उन्होंने ताबड़तोड़ इसको लेकर के ट्वीट किए, और उसके बाद शाम होते होते जब हकीकत सामने आई तब उन सारे ट्वीट्स को विड्रॉ किया, पुलिस ने अपने स्टेटमेंट को विड्रॉ किया, और फिर बाद में भीलवाड़ा से आईजीपी ने जो है वो स्टेटमेंट जारी करके कहा कि ये घटना हुई थी और हमने 2 दोषियों को गिरफ्तार कर लिया। मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता, ये सरकार की असंवेदनशीलता का पैमाना नहीं, ये सरकार के असंवेदनशीलता का परिचायक नहीं है कि एक महिला जिसके साथ में गैंगरेप हुआ हो और बाद में आपने उसको झूठा करार देने का काम किया। क्या कोई महिला अपने कपड़े खोल करके खुद सड़क पर आने का ऐसा जो है साहस कर सकती है? ये सरकार अपनी इज्जत बचाने के लिए महिलाओं की इज्जत को तार तार करने का काम करती है। और ये केवल एक घटना नहीं, ऐसी राजस्थान में हजारों घटनाएं। राजस्थान में रोजाना 19 से ज्यादा रेप की घटनाएं रजिस्टर हो रही, और मुख्यमंत्री पूछने पर दिल्ली में ये कहते हैं कि राजस्थान में रेप की घटनाएं ज्यादा इसलिए होती हैं कि यहाँ झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं, 56% मुकदमे झूठे होते हैं। दूसरी बार 6 महीने बाद पूछने पर कहते हैं कि राजस्थान में रेप की घटनाएं इसलिए ज्यादा होती है कि हम केस ज्यादा रजिस्टर करते हैं। फिर तीसरी बार पूछने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजस्थान में रिश्तेदार रेप करते हैं इसलिए रेप की घटनाएं ज्यादा होती है। चौथी बार पूछने पर कहते हैं कि रेप के बाद मर्डर ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि निर्भया में कठोर कानून बना दिया। 5वीं बार उनके जो है मंत्री सदन में खड़े होकर के कहते हैं कि क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है इसलिए रेप ज्यादा होते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था राजस्थान में किसने पैदा की? जिस राजस्थान की पहचान रानी पद्मिनी के जौहर से थी, रानी रंगादे के जौहर से थी, जिस राजस्थान के हर पग पर सतियों के थान और सूरों की देवलियां, जिस राजस्थान में इतनी जो है ऊंची मर्यादाएं थी कि यहाँ महिलाओं ने जीवन जीते जी तो नहीं, जीवन के बाद में भी कोई उनकी देह को अपवित्र न कर सके, इस संकल्प के साथ में उन्होंने अग्नि में स्नान किया था, हजारों हजार की संख्या में किया था। उस राजस्थान को कलंकित करने का पाप किसने किया? इस वर्तमान सरकार ने राजस्थान के मुख पर कालिक पोतने का काम किया। इसी अनुक्रम में राजस्थान में जिस तरह से तुष्टीकरण हुआ, और उस तुष्टीकरण के चलते हुए हिंदू मानसिकता को, बहुसंख्यक मानसिकता को कमजोर करने के षड्यंत्र जिस तरह से हुए, दंगों में, जांच में उदासीनता, उसके बाद कार्रवाई में भी तुष्टीकरण, उसके बाद गिरफ्तारी में तुष्टीकरण, उसके बाद जो है जमानत में तुष्टीकरण, मुआवजे में तुष्टीकरण, और बार बार इन तुष्टीकरण करते हुए ऐसी सांप्रदायिक ताकतों को प्रश्रय देने के चलते हुए भीलवाड़ा में, जोधपुर में अनेक स्थानों पर दंगे हुए, राम दरबार ढहाए गए, शिवलिंग को ड्रिल मशीन से तोड़ा गया। और इन सब के चलते हुए जिस तरह से सांप्रदायिक ताकतों के हौसले बढ़े, उसके चलते हुए राजस्थान में कन्हैयालाल टेलर का सिर धड़ से अलग करने का जघन्य हत्याकांड हुआ। ये जो राजस्थान को अपने वोटों के लालच में, राजस्थान को सांप्रदायिक तत्वों के हवाले करके अलगाववाद के अग्नि में धकेलने का पाप अशोक गहलोत सरकार ने किया। इस तरह से समाज के हर एक वर्ग को आज जीवन को दूभर करने का काम इस सरकार ने किया। और सरकार आज जब 4.5 साल तक डिलीवर नहीं कर पाई, तब अंत में जाकर के
ये मुफ्त की बातें करके और लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान में जिस तरह के हालात हैं और सर्वदूर घूम करके मैंने जिस तरह का अनुभव प्राप्त किया है, मैं अपने 30 साल के सामाजिक राजनीतिक जीवन के अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने लगभग पिछले 6 इलेक्शन बहुत क्लोजली देखे हैं, 6 विधानसभा के और लगभग इतने ही लोकसभा के इलेक्शन। ऐसा माहौल मैंने कभी नहीं देखा। और अब की बार राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, सामान्य आदमी के लिए। और दूसरा कानून नेताजी के चेलों और चपाटों के लिए। गरीब आदमी का ट्रैक्टर पकड़ा जाता है, अभी देवजी भाई बता रहे थे, उसको 1,30,000 रुपए का रसीद कटवानी पड़ी। एक नहीं, ऐसे 10 उदाहरण आप ढूंढ सकते। और 10 उदाहरण सामने तो मैं बता सकता हूं, जहां नेताजी का चेला पकड़ा गया, या तो नेताजी ने या नेताजी के पुत्र का नाम भी मुझे तो उसी से पता लगा कि वही शिवी नाम के उनके पुत्र हैं, उनका टेलीफोन जाता है थाने में, या वो खुद थाने में पहुंच जाते हैं और जाकर के ट्रैक्टर छुड़वा करके लाते हैं और बिना रसीद कटवाए लेकर के आते हैं। उसके वीडियो भी कभी आप लोगों ने, शायद मुझे लगता है कुछ लोगों ने साझा किए हैं। तो अब भविष्य में भी उसको, ऐसे लोगों को उजागर करने की जिम्मेदारी और ऐसे भ्रष्टाचारियों को सामने लाने की जिम्मेदारी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते आप सब की भी है। तो मैं आप सब लोगों की भी आपकी जिम्मेदारी और ताकत का एहसास कराने के लिए जो है हम आप सबसे आग्रह कर रहे हैं। माउंट आबू में एक होटल बन रहा है, बताया जा रहा है कांग्रेस के बड़े नेता का। देखिए, निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। और एक होटल को रिपेयरिंग के नाम पर 3 मंजिल का होटल जिस तरह से बनाया जा रहा है, उसकी जांच उच्चतम स्तर पर जांच होनी चाहिए। लेकिन अनेक बार इसके बारे में लिखने पर के बावजूद भी राजस्थान सरकार का, क्योंकि उसके साथ हित जुड़े हुए, सरकार में बैठे हुए लोगों के हित जुड़े हुए, इसलिए वो उसको बार बार दबा करके। और माउंट आबू में मैं तो नहीं देखा कभी, मैं तो कोई 1-2 बार कोई कार्यक्रम के निमित्त गया हूँगा, पर ऐसे सुना है कि वहाँ कोई रिपेयरिंग कराता है तो छोटा मोटा एक कट्टे में बजरी भी लेकर के जाए तो उसको बड़ी असुविधा होती है, अगर परमिशन भी हो तो भी। वहाँ तो पता नहीं कितने ट्रक और डंपर्स भर भर के जा रहे हैं और वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो सरकार की नाक के नीचे इस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। केवल एक जगह नहीं है, माउंट आबू में भी हुआ है, उदयपुर में भी हुआ है, जयपुर में भी हुआ है। सरकार की मिलीभगत से इस तरह से भ्रष्टाचार का खुला खेल हो। सर, ये जो अभी विधानसभा चुनाव है, इससे पहले भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने हमेशा ओपीएस को अपना हथियार बनाया, उसे लेकर आपकी ओर से कभी कोई चर्चा नहीं होती, आप अपना स्टैंड क्लियर नहीं? देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम, अगर मैं इसके बैकग्राउंड में बात करूं तो ओल्ड पेंशन स्कीम बंद होकर के नई पेंशन स्कीम आनी चाहिए। ये यूपीए सरकार की देन है। भारत की इकोनॉमिक कंडीशंस के आधार पर मनमोहन सिंह जी ने इसका प्रस्ताव करके और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का काम निर्णय किया था। वो ना सब कुछ हो चुका था फाइल पर, सिर्फ उसका एग्जीक्यूशन जो है 2014 में मोदी जी की सरकार बनने के बाद हुआ। गहलोत साहब ने कर्मचारियों को के वोटों को हथियाने के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम का शगुफा छोड़ा। और उसके बाद जिन 2 चुनावों में हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका की सरकार में कांग्रेस पार्टी ने इसका उपयोग किया, मैं एक बार आपसे आग्रह करूंगा कि उन दोनों सरकारों ने स्टैंड जिस तरह से यू टर्न करके बदला है, उसको एक बार अवश्य देख लेना चाहिए। और राजस्थान में भी कितनी कारगर होगी, किस तरह से लागू हो पाएगी, इस पर मैं अभी टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन भारत सरकार में भी वित्त मंत्रालय ने इस विषय को अध्ययन करने के लिए और किस तरह से इसे और अधिक रैशनल और प्रासंगिक बनाया जा सकता है, कर्मचारियों के सारे हितों का ध्यान रखते हुए किस तरह से इसे और अधिक जो है वो प्रभावी बनाया जा सकता है, इसको लेकर के कमेटी बनाई है। कमेटी में सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स मिलकर के चर्चा कर रहे हैं। कमेटी की रिपोर्ट आ देने दीजिए, उसके बाद में इस करके खुल करके आपके साथ में उस पर बात करें। सरकार आती है तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सरकार बनने से पहले हो या सरकार बनने के बाद, मुख्यमंत्री के चेहरे का चुनाव करने का अधिकार पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास। विधायक चुने जाएंगे, वो अपनी तरफ से राय करेंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर मोहर लगाएगा और वो तय हो जाएगा। एक बात जिम्मेदारी से कह सकता हूँ ऑथेंटिकेटली, कि वो निश्चित रूप से राजस्थान का बेटा या बेटी होगा, उसके बाहर से कोई नहीं है। है भैया,
उठाने की, आपको ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी, इस बारे में आपको? देखिए, राजस्थान में 14 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज फेल हुई। आप जितने पत्रकार बैठे हैं, समाज भर में घूमते हैं, मैं चुनौती के साथ में कह सकता हूं कि आप लोग उन 14 के नाम नहीं बता पाए। उनके निवेशकों की चिंता कभी किसी ने नहीं की। घड़ियाली आंसू भी कम से कम बहा सकते थे, वो भी उनके लिए नहीं बहाए गए, क्योंकि उन 14 सोसाइटीज में से, और पूरे आधिकारिक रूप पर कह रहा हूं, उन 14 सोसाइटीज में से 4 सोसाइटीज ऐसी हैं जो कांग्रेस के पदाधिकारियों की बनाई हुई। सीकर में इतना बड़ा घोटाला हुआ जो स्पष्ट रूप से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और उसके साथियों के द्वारा किया गया। उस 2700 करोड़ रुपए के घोटाले को दबाने के लिए, विसिल ब्लोअर का गर्दन दबाने के लिए किस तरह से पुलिस का उपयोग किया जा रहा है, यह भी अब सबके सामने स्पष्ट है। देखिए, इस तरह की चिटफंड कंपनीज या कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो स्कैम देश भर में होते हैं, और क्योंकि उनकी जांच क्रिमिनल सेक्शंस में होती थी, उसका पहले ट्रायल कोर्ट में वर्षों तक लंबित रहती थी, पहले पुलिस जांच में लंबित रहती थी, फिर ट्रायल कोर्ट में लंबित रहती थी, उसके बाद में मल्टीपल एजेंसीज उसकी जांच करती थी, उसके बाद अपीलांट कोर्ट में जाती थी, उसके बाद हायर कोर्ट में जाती थी। 20-20, 30-30 साल तक भी उनका कोई निस्तारण नहीं हो पाता, और निवेशक जो है उसका पैसा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। भारत की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संसद में बिल लेकर के आई 2019 में, और बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स, ये एक्ट संसद ने पारित किया, कानून बना, और फरवरी 2019 से देश में लागू हुआ। उस कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि अगर कोई सोसाइटी, जिस सोसाइटी का आपने उल्लेख किया, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे, जो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जिसका स्टेक, जिसके निवेशक, जिसका निवेश ये एक से अधिक स्टेट में है, तो केस रजिस्टर करने के साथ ही वर्ड्स एक्ट में, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट में, केस रजिस्टर करने के साथ ही पुलिस को उसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेजना चाहिए, और उसको आवश्यक रूप से, उनके पास कोई चॉइस नहीं है, उसको सीबीआई के जांच के लिए भेजना चाहिए, और सीबीआई साथ साथ में पैरेलली उसको दिल्ली की सरकार में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार है उनको भेजे, और वो निवेशकों की जो है उस सोसाइटी की संपत्ति को बेच करके प्राथमिक रूप से, प्राथमिकता के आधार पर केस ट्रायल में चलते हुए भी वो निवेशकों के पैसे को लौटाने की व्यवस्था करें। आपने देखा होगा उसी कानून के तहत अभी सहारा के निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए पोर्टल शुरू किया गया। लेकिन मैं आज आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, निश्चित आपको अवसर मिलेगा, कांग्रेस पार्टी के लोगों से अवश्य पूछिएगा कि राजस्थान की इन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केसेस को सीबीआई में क्यों करके राजस्थान सरकार नहीं भेज रही? क्या इसका उद्देश्य है? हाईकोर्ट में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक भी, और उसके अलावा अन्य क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के निवेशक भी जाकर के हाईकोर्ट में गुहार लगा रहे हैं कि कानून के तहत हमारी जांच को जो सीबीआई को भेजा जाए ताकि हमको पैसा वापस मिल सके। और राजस्थान सरकार ने करोड़ों रुपए वकीलों के फीस पर खर्च करके उसको सीबीआई को न भेजना पड़े, इसको सुनिश्चित करने का प्रयास करने के लिए किया। राजस्थान सरकार नहीं चाहती कि निवेशकों का पैसा लौटाया जाए। राजस्थान सरकार इसमें राजनीति कर रही है, और ये राजनीति का पाप करके लाखों निवेशकों को बर्बाद करने का काम राजस्थान सरकार कर रही है। निश्चित रूप से इसके, इन सोसाइटीज के अगर बर्ड्स एक्ट में इनकी जांच जो है सीबीआई को भेजी जाएगी, तो जिस तरह से सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पैसा वापस रिफंड पोर्टल के माध्यम से हो रहा है, उस कानून में इसकी व्यवस्था है कि प्राथमिकता के साथ में पैसा मिलना चाहिए। ये सरकार का विषय नहीं है। अशोक गहलोत सरकार इसको रेफर करे, आदर्श नहीं, बाकी सब भी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनके को रेफर करे। और उसके अतिरिक्त अगर मल्टी स्टेट नहीं है, एक ही स्टेट में काम फंक्शनल है, तो राज्य सरकार के जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अधिकार है कि प्रॉपर्टीज को अटैच करके बेच करके पैसा चुकाए। लेकिन उन सेक्शंस में केस दर्ज करने के बाद में भी एक्ट के अनुसार कार्यवाही नहीं करके किसको बचाना चाहते हैं? भीलवाड़ा की आपकी स्पीच काफी वायरल है। मैं तो गया ही नहीं भीलवाड़ा, आज का परसों शाम को जाऊंगा बाड़मेर। तो उसमें आप कह रहे हैं कि यवन से लेकर अंग्रेज तक आए और सनातन धर्म को आज तक कोई नहीं बिठा सका।
तो क्या ये एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि हिंदू खतरे में है या हिंदू समाज खतरे में है या सनातन धर्म खतरे में है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? फिर आपके इस पर बयान करें। देखिए, बहस कहां से प्रारंभ हुई? कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब ने खुले मन से कहा था, और उसके वीडियो आप सबके पास में होंगे, कि अगर मोदी जीता तो सनातन जीत जाएगा, और सनातन को हराने के लिए मोदी को कमजोर करने की आवश्यकता है। अभी हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आदरणीय स्टालिन साहब के पुत्र जो मंत्री भी हैं, उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने कहा कि ये सनातन जो है ये कोरोना, डेंगू और मलेरिया के जैसा है, इसको तुरंत जो है वैक्सीन लगा करके समाप्त करना चाहिए। उनके बयान की निंदा करने के बजाय, जो देश के बहुसंख्यक समाज के को की आस्थाओं पर सीधा चोट था, चिदम्बरम साहब जो देश के गृह मंत्री रहे, जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, देश के विदेश मंत्री रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, उनके पुत्र जो सांसद हैं, उन्होंने स्टेटमेंट किया कि शीघ्रातिशीघ्र सनातन को समाप्त किया जाना चाहिए। उससे आगे बढ़कर के ए राजा साहब जो 2G घोटाले में जेल गए थे, वर्तमान में सांसद हैं, उन्होंने उससे भी आगे बढ़कर के कहा कि ये एड्स की बीमारी के जैसा है सनातन। और इस तरह की टीका टिप्पणियां जिस तरह से की गई, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, ये तो सनातन हिंदू समाज है जो अपने हर कार्यक्रम के बाद में इस तरह का नारा लगाता है, जो कृपाचार्य जी महाराज, जो करपात्री जी महाराज ने प्रतापगढ़ के इसमें जो उत्तर प्रदेश में जन्मे थे, उन्होंने जो दिया था कि अधर्म की का नाश हो, धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो, जीव का कल्याण हो, और जो है शांति की व्यवस्था हो। हम हर कार्यक्रम के बाद में इस तरह का उद्घोष करके अपने संकल्प को व्यक्त करते हैं। उस समाज की आस्था पर चोट करने के लिए इस तरह के बयान दें, मैंने जो है जिम्मेदारी के साथ में ये कहा कि 2000 साल तक भारत की इस सनातन सभ्यता और संस्कृति को लूटने और मिटाने के प्रयास हुए, लेकिन भारत के और विशेष रूप से इस राजस्थान के वीरों का पुरुषार्थ था, उनकी भुजाओं की ताकत पर उन्होंने उनको गाजर मूली की तरह काट करके वापस भेजा। और जितने लोग आए थे वो या तो इसी सभ्यता और इस संस्कृति, सनातन संस्कृति का हिस्सा बन करके इसमें समाहित हो गए, वरना वापस लौट जाने के लिए मजबूर हुए, और अनेक तो ऐसे थे जो वापस भी नहीं पहुंच पाए, यहीं खत्म कर दिए गए। उस सनातन संस्कृति को मिटाने का ये दम्भ बरता, जिन लोगों को अलाउद्दीन खिलजी नहीं मिटा पाया, औरंगजेब नहीं मिटा पाया, अंग्रेज नहीं मिटा पाए, सिकंदर नहीं मिटा पाया, चंगेज खान नहीं मिटा पाया, वो उस संस्कृति को अब मिटाएंगे। और अगर इतना हिम्मत है तो देश में दूसरे धर्म भी एक दिन टिप्पणी करके देख लें, दूसरे दिन शाम तक उनका हालात क्या होंगे। सर, एक और आरोप कांग्रेस लगा रही है, G20 वाले सम्मेलन में खड़गे साहब को आमंत्रित नहीं किया गया राजकीय भोज में, बाकी सब लोगों के। किस तरह के से देखिए आप? देखिए, G20 का विषय, कोई भी ऐसा विषय, केवल G20 नहीं है, कोई भी ऐसा विषय जिस पर राष्ट्र गर्व कर रहा हो, उस समय में उसको मलिन करने, उस पर कालिक पोतने का हमेशा पाप जो है कांग्रेस पार्टी ने किया। G20, उससे पहले जब देश में कोरोना की वैक्सीन बनी, तब कहा कि ये तो मोदी वैक्सीन है, ये तो बीजेपी वैक्सीन है, ये तो RSS वैक्सीन है, इसको नहीं लगाना चाहिए, इसको लगाने में इसको टेस्ट नहीं किया है, ये तो वेरीफाइड नहीं है। आपने वैक्सीन लगाई होगी, उसकी फोटो आपने गर्व के साथ में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाली होगी। कांग्रेस पार्टी के कितने लोगों ने गुपचुप जाकर के बाद में लगाई, उनमें से किसी एक का भी फोटो आप ढूंढ सकते। जब देश के सेनाओं ने सर्जिकल स्ट्राइक किया तब उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़े किए, जब एयर स्ट्राइक किया तब उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़े किए, गलवान घाटी में आंख डाल करके जब मेरा सैनिक खड़ा था तब भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़े किए। जब कभी भी देश सम्मान के का हकदार बनता है तब ये उसमें पंचर लगाने के लिए काम करता है, उस पर कालिक पोतने का काम करता है। ये तो धन्य है, और मैं धन्यवाद करूंगा इसरो के वैज्ञानिकों का कि उन्होंने चंद्रयान की लैंडिंग को जो है वो लगातार लाइव दिखाया था, वरना शायद उस पर भी वो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता। सर, एक राजस्थान से जुड़ा उसमें भी कार्टून बनाए थे। हाँ सर, राजस्थान से ये जो मंदिरों के आतंकवाद की मंदिर तोड़े गए, राम जन्मभूमि तोड़ा गया,
मंदिर सिरोही में भी तोड़े गए, बजरी की समस्या जो है वो पूरे प्रदेश के साथ सिरोही में भी ही है, और भी जितने मुद्दे हैं वो सारे कमोबेश वैसे ही हैं सिरोही में जैसे प्रदेश में दूसरी जगह है। बावजूद इसके पिछले 57 महीने में स्थानीय बीजेपी कोई बड़ा आंदोलन क्यों नहीं खड़ा कर पाई? देखिए, मैं पूरे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आपको एक बात निवेदन करना चाहूँगा। ऐसा कोई एक मुद्दा नहीं है जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रभावी आंदोलन प्रदेश भर में नहीं किया, चाहे वो पेपर लीक का हो, चाहे वो महिलाओं के प्रति अत्याचार का हो, और चाहे बजरी माफिया के खिलाफ। पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक सरोकार के हर विषय के साथ में जुड़ करके प्रभावी आंदोलन किए, और सदन से लेकर के सड़क तक और सड़क से लेकर के विधानसभा का घेराव करने तक भारतीय जनता पार्टी ने लगातार एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका का निर्वहन किया। स्थानीय स्तर पर बड़ी जरूरत क्यों नहीं थी? आप बताएं। आपने देखा होगा स्थानीय स्तर पर भी जो हमारे यहाँ पे धरना प्रदर्शन ज्ञापन देने का जो एक विषय रहता है, वो विषय सारे हमारे संगठन के माध्यम से हुए, और उसमें बार बार प्रशासन को भी चेताया गया और प्रशासन ने उसमें एक तरफा कार्रवाई करने की कोशिश की। आपने देखा होगा शिवगंज के अंदर क्रिकेट का अगर मैच भी कर रहे हैं लड़के, तो उसके लिए भी यहाँ के नेता प्रशासन को दबा के उसकी परमिशन भी नहीं दे रहा। ये सारे कुकर्म इन्होंने किए, इसी वजह से तो ये परिवर्तन इनका हो रहा है, इसी वजह से तो ये यहाँ से जाएंगे, और इसी से तो जनता नाराज है, तभी तो ये इनका यहाँ पे खात्मा होना जरूरी है। तो राजस्थान की वाटर स्कीम के सब मैं एक वो करना चाह रहा था कि राजस्थान के लगभग जितने भी जिले हैं किसी अंतर्राज्यीय या राज्य स्तरीय परियोजना से जुड़े हैं। क्या मतलब समझा? पेयजल परियोजना या वहाँ के किसी लोगों को किसी न किसी अंतर्राज्यीय परियोजना से जोड़ दिया गया पानी के लिए, ये या अंतर्राज्यीय योजना से कहाँ जोड़ दिया पानी का? कहाँ से लेके आया? मान लीजिए इंदिरा नहर परियोजना आ रही है, आप यूआरसीपी की बात करते हैं, लेकिन ड्रॉट प्रोन एरिया होने के बावजूद पाली और सिरोही अभी तक किसी भी एक बड़ी परियोजना से जुड़े नहीं है जिससे कि स्थायी रूप से यहाँ के पानी का समाधान हो। देखिए, संविधान की व्यवस्था के अनुरूप पानी स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। इसकी डीपीआर बनाने की, उस डीपीआर के अनुरूप जो है वो इंटरस्टेट एग्रीमेंट करने की, उस एग्रीमेंट के हिसाब से इम्प्लीमेंट करने की, उस इम्प्लीमेंटेड स्कीम को ऑगमेंट करने की, उसको ऑपरेट करने की और उसको मेंटेन करने की, ये सब जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। भारत सरकार उसमें फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। हमने 32 नाला के लिए सहयोग दिया, लेकिन राज्य सरकार उसको पूरा नहीं कर पाई। हमने जो है जिस ईआरसीपी की आपने चर्चा की, चाहे माही के जवाई पुनर्भरण की चर्चा की, इन सब विषयों को लेकर के हमने दसियों बार दिल्ली में इंटरस्टेट मीटिंग बुलाई थी, और मैं पूरी जिम्मेदारी से आप सबके सामने कह रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, एक बार भी राजस्थान का वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर जो है उस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए नहीं है। एक बार भी कांग्रेस सरकार ने, अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान के हितों की बलि चढ़ाते हुए अपने